नमस्कार। आप सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आनंद आपको भी, आपके ऑफ़िस वालों को और आपके परिवार वालों को भी। तो मैं आज आपसे सबसे पहले शुरू करूँगा मोदी जी के बारे में। ये कल कश्मीर गए हुए थे और इन्होंने वहाँ जाके बड़ी तारीफ़ की है कश्मीर की, इनकी ट्वीट्स आई हैं 1-2। इतनी ज़्यादा उन्हें कश्मीर अच्छा लगता है तो शायद उसको स्टेट पहले बना देते तो ये ट्वीट भी अच्छी लगनी थी। ये वहाँ गए हैं ज़ेड मोड़ का एक टनल इनॉग्रेट करने। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। एक तो मतलब मेरे देश का प्रधानमंत्री जहाँ इन्हें जाना चाहिए, वहाँ जाते नहीं और जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरी तरह जैकेट में उस समय शायद -2 या 3 वहाँ का टेम्परेचर था, टनल के अंदर तो और भी कम होगा। और हमेशा की तरह ये गाड़ी में अकेले वहाँ घूम रहे हैं या पैदल चल रहे हैं। मतलब मैं कोई अपशब्द यहाँ नहीं बोलना चाहता, बट अगेन इट्स अ बिट डिप्रेसिंग कि ये किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं ट्विटर पर, वो इनका धन्यवाद दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी, अब हम अ, ड विंटर में भी हम लद्दाख, लेह जाके हम छुट्टियाँ मना सकते हैं। अब लेह में इस वक़्त टेम्परेचर -12, -18 होता है और ना ही ये टनल बना है टूरिज़्म के लिए। ये बना है हमारी आर्मी के लिए कि वो हर तरह के मौसम में अपनी गाड़ियाँ वहाँ चला पाएँ। और जस्ट मैं याद दिला दूँ, इस टनल का जो फाउंडेशन स्टोन था, वो 2012 में यूपीए 2 गवर्नमेंट ने ये रखा था। तो लगभग 12-13 साल इसको लगे बनने में। ये बहुत ही कठिन टेरेन थी, साढ़े 6 किलोमीटर ये लंबा टनल है और ये बन के तैयार हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार ने इसे बनाया है, ये काफ़ी लोगों ने मिलकर इसमें मेहनत की है। तो इस बारे में आनंद आपका मैं ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा कि मोदी जी कहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए? इतनी ठंड में वो बड़े बहुत परेशान भी हुए होंगे। आनंद। जी। पहले तो हमारे सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अजय, एक जब मैं इसको देख रहा था तो ये इतना विविध देश है अपना कि मकर संक्रांति को आप स्टेट से मूव करते जाइए, इसका नाम बदलता चलता है। उत्तरायण या घुघुटी इसको उत्तराखंड में कहने लगते हैं लोग, मकर चौला उड़ीसा, हल्दी कुमकुम गोवा, मिथिला झारखंड बिहार वाले एरिया में इसको दही चूड़ा या तिल संक्रांति बोलते हैं। असम में माघ बिहू है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा है पोंगल, और लोहड़ी तो है ही पंजाब में। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि ये विविध देश है, विविधताओं का देश है, और वो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही आप एड्रेस कर रहे हैं, जैसे इस समय धूम मची हुई है कुंभ की। खैर, आपकी जो मुख्य बात पे आ जाए, एक तो अच्छी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा काम किया मोदी जी ने, कि मोदी जी ने कल कपड़ा ओढ़ पहन लिए थे, इसको कहते हैं। वो राहुल गांधी से उन्होंने कॉम्पिटिशन करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो राहुल गांधी अभी तक समुद्र में कूद रहे हैं तो वो भी कूद रहे हैं। राहुल गांधी अगर लोगों से ऐसे मिल रहे हैं तो वो पॉडकास्ट वो कर दे रहे हैं। राहुल गांधी का पॉडकास्ट तो मेरा भी पॉडकास्ट। तो राहुल गांधी की टी शर्ट वाला मामला उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैं भी, अब हम सब लोग जिस उम्र के जिस पड़ाव पे है, सभी कहते हैं कि भैया ओढ़ पहन के रहो। तो ये एडवेंचरिज्म नहीं किया, ये अच्छी बात है मोदी जी की। ये मुझे एक अच्छी बात लगी कि मोदी जी ने कम से कम पूरे कपड़े पहन लिए, लेकिन कुछ ज्यादा कपड़े पहन लिए थे। जो भी उनका जो उनको समझाता है कि क्या कपड़े पहने क्या नहीं पहने, वो जो ऊपर का सब पहने लिया था। खैर, अब क्या इसमें कहना, आपने कही दिया। दूसरा मुझे ये लगा कि देखिए, कश्मीर में एक चीज कई लोगों का ये है कि उमर अब्दुल्ला हैं और वो तो पाला बदल सकते हैं, वो एनडीए के मंत्री हैं। प्लीज अप्रिशिएट कि कश्मीर इज इन अ वेरी टफ पोजीशन। वो बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है। कश्मीर को आपने पहले तो स्टेटहुड से उसको छोटा कर दिया। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास, मतलब भारत के स्वतंत्र इतिहास में, कि आपने एक फुल फ्लेजेड स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। दूसरा, आपने धीरे से क्या किया कि लॉ चेंज करके आपने सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। वो दिल्ली वाली हालत आपने कर दी।
और जिसको उमर अब्दुल्ला ने अगर याद हो तो उस समय पहले कहा भी था कि हम लोग एक चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ये स्टेटस उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कर दी है। अब ऐसे में कहने को तो इलेक्शन हो गया है, उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत के आ गए हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली को, जिसको कहते हैं ना, गुड ह्यूमर में न रखें, और खास करके मोदी जी को गुड ह्यूमर में न रखें, तो वो तो जैसे दिल्ली में वो चलने नहीं देंगे। और एक चीज और है, कोई भी नेता हो कहीं पे भी हो, संघर्ष एक अलग बात होती है। ये सरकार है, ये पार्टी है जो आपको बिना कारण जेल में डाल देती है। उमर अब्दुल्ला भी उस दंश को झेले हुए हैं, और लंबे समय तक जब 370 हटा तो उसके बाद ये लोग हाउस अरेस्ट थे। तो मेरे हिसाब से उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट कि उमर अब्दुल्ला ने कोई अवसर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां प्रधानमंत्री के सामने अपनी स्टेटहुड की बात को फिर से दोहराया, और प्रधानमंत्री ने उसको टालने के जवाब में कहा कि ये तो मोदी की जबान है, मोदी जो है उसने जो कह दिया, विंदर, जब सही समय आएगा तो सही निर्णय लिया जाएगा। तो मोदी जी का सही समय और सही निर्णय तो भाई हम लोग देख ही चुके हैं। नोटबंदी में कितना सही निर्णय और सही समय पे उन्होंने किया था, कोविड के समय उन्होंने किस तरह की हरकतें की थी। तो भगवान से सिर्फ प्रार्थना ही है, मैं तो ईश्वर को मानता हूं कि उनका सही समय और सही निर्णय कश्मीर के लिए कुछ इस तरह का ना करे जो उन्होंने नोटबंदी और कोविड के समय किया था। कश्मीर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सरकार, ये हमारी तो डेमोक्रेसी है, कोई एक काम कर शुरू करती है, दूसरी सरकार उसको पूरा करती है। अगर एक कोई योजना चल रही है तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी होगी। लेकिन हाल के दिनों में मैं कहूंगा सारी पार्टीज, खास करके रीजनल पार्टीज का भी है, लेकिन बीजेपी ने ये ज्यादा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहुत सी स्कीम जो अखिलेश यादव के समय शुरू हुई थी, वो सब ये कही जा रहे हैं कि बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। तो उस हल्ले में मोदी जी ये चाहते हैं कि केवल वही वो दिखाई दे। और हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, टनल में, वो जो खाली टनल में टाटा करते रहते हैं, किसको टाटा करते हैं वो उनकी एक आदत हो गई है। जैसे मैं एक छोटा किस्सा इसलिए बता दूं, ऐसा माना जाता है, मेरे कुछ मित्र लोग हैं वो टीटी रहे हैं ट्रेन में, तो उनके लिए कहा जाता है कि अगर उनको कुछ लिखना है तो ऐसे ऐसे हिलते ही हुए लिख पाते हैं, वो सीधे लिख ही नहीं पाएंगे। अगर उनको ऐसे कुर्सी उर्सी दे दो तो नहीं लिख पाएंगे। तो वही मोदी जी की हालत हो गई कि जैसे अकेले होंगे तो टाटा टाटा करने लगेंगे इधर उधर। तो वो शायद अब है भाई, वो प्रोफेशनल हैजार्ड है। हम और आप भी, कई लोग, आप एयरवेज में काम किए हो, कहीं किए हो, तो कान से सुनना कम हो जाता है। तो इसी तरह से मोदी जी का भी एक है, खाली जगह देखते ही टाटा करने लगते हैं। खैर, अजय अनम्यूट, अनम्यूट। सॉरी आनंद, इसमें मैं दो चीजें और ऐड कर दूं। रिकलेक्शन है ये कि 2014 में जब मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने जाके कटरा का स्टेशन का इनॉग्रेशन किया था, जबकि स्टेशन मार्च में तैयार हो गया था, लेकिन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने गो अहेड नहीं दिया था, इसलिए मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी वो इनॉग्रेट नहीं कर पाए थे। और इन्होंने जाके 2 महीने बाद मई या जून में उसका उद्घाटन किया। और पूरा क्रेडिट अगर उस समय की सुने तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने ये 1 महीने में स्टेशन बनवा दिया। और दूसरी चीज अभी होने जाएगी, वो भी आप देखेंगे, जब श्रीनगर ट्रेन जिस दिन भी जाएगी, मोदी जी वहां रहेंगे, और पूरा क्रेडिट पिछले 40 साल का, ये रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1982 या 83 के आसपास, इंदिरा गांधी के टाइम से, जम्मू की कनेक्टिविटी। और कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन एंड में तो मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे ही। अब मैं आता हूँ आज के दूसरे उस पर, दिल्ली के इलेक्शन के बारे में बहुत धूम मची हुई है। तरह तरह के बातें उड़ रही हैं, कुछ सही कुछ गलत। और हम लोगों को यहाँ बैठ के हैदराबाद या साउथ में इसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। मैं आपको 3 स्लाइड दिखाऊंगा, एक कांग्रेस की और एक आपकी और एक बीजेपी की, जो ये हेडलाइंस जो पेपर में आ रही हैं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी अब आ चुके हैं, दिल्ली के इलेक्शन में वो भी अब कैंपेनिंग में लग गए हैं। उन्होंने दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और केजरीवाल पर अटैक कर दिया है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है और वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक र्यूमर चल रहा है।
केजरीवाल जी बोलते हैं कि कांग्रेस राहुल तो अपनी कांग्रेस को बचाने के लिए आ रहे हैं, और फिर उन्होंने कल एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट दिया है अमित शाह के लिए कि अमित शाह यहाँ के स्लम्स जो हैं जो कॉलोनीज हैं, बैकवर्ड कॉलोनीज, उनको ये खत्म कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा इलेक्शन में। और उधर बीजेपी को सब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। इन्होंने एक पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। पोस्टर में ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा निम्न स्तर वाला ये पोस्टर है, जैसा कि बीजेपी से एक्सपेक्ट ही ये किया जा सकता है। और ये बात उड़ गई कि रमेश बिधूरी, वो गाली गलौच वाले, वो सीएम फेस बन गए हैं। और फिर इन्होंने एक सीएजी रिपोर्ट की बात की है आपके बारे में, और सब लोग ये पूछ रहे हैं ये सीएजी रिपोर्ट है कहाँ। तो ये बैकग्राउंड के साथ आनंद, मैं आपका दिल्ली के चुनावों पर एक कमेंट चाहूंगा। देखिए अजय, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो यह है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं और 62 पे आम आदमी पार्टी जीती थी। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है। मैं, क्योंकि नंबर्स लोगों को अच्छे लगते हैं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से, और वो भी कहना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तैयारी कर रखी है, और जो महाराष्ट्र में बात खुल गई थी, हरियाणा में समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन प्लेज एन एक्टिव रोल जिससे बीजेपी जीत जाए। और उसमें वो वोटर को इधर से उधर करना, वोटर आप जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम काटना, फिक्टिशियस वोटर को लाना, ये सारे काम में इलेक्शन कमीशन बहुत ठीक से पार्टिसिपेट करता है। वो दिल्ली में भी हो रहा है। तो ऑन अ रियलिस्टिक वो, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में इलेक्शन आज केवल 50 सीट पे हो रहा है, 50 सीट्स। 20 सीट का बीजेपी ये हेरा फेरी करके और इलेक्शन कमीशन की मदद से वो 20 से स्टार्ट करेगी। तो बीजेपी की गिनती 20 से शुरू होगी। अब अगर पिछला परफॉर्मेंस होता है तो बीजेपी ऑन इट्स ओन 8 सीट लाई थी, तो 28 पे पहुंच जाएगी। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी 50 पे शुरू करके जो 36 की मैजिक फिगर है वो क्रॉस जरूर कर लेगी। अब वो 36 होगा, 38 होगा, 40 होगा, लेकिन दे विल क्रॉस। हैविंग सेड, क्योंकि बीजेपी को ये लगेगा कि मैंने देखिए इतनी सीट लाए। बीजेपी की 20 सीटें तो इलेक्शन कमीशन के जो एक्टिव रोल की वजह से उसको मिल रही है। एक दूसरा, मुझे ये लगा है कि इस बार पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक दिल्ली मॉडल की बात करते थे, वो हर एक जगह दिल्ली मॉडल पे के नाम पे वोट मांगते थे, और जहां पे वो खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को शोकेस करते थे, और उसके बाद बिजली और पानी के उनके ये 4 मुद्दे थे जिसपे वो करते थे कि भाई ये तो हम सब्सिडाइज करके आपको फ्री में दे रहे हैं, और शिक्षा और इसका स्तर हमने ये कर दिया है। पहली बार मुझे एक चीज अजीब सी लगी कि ये मुद्दे से भटक गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी ज्यादा कंफर्टेबल है, वो शीश महल राजमहल जो बीजेपी कर रही है, शीश महल राजमहल की बात कर रही है, ज्यादा कंफर्टेबल है। ये ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि पुजारी लोगों को वो दे देंगे और ग्रंथी लोगों को 18,000 रुपए देंगे। 18,000 काफी होता है, इनको लगता है कि ये सब करने से इनको वोट मिलेंगे। ये एक अफसोस की बात है। बीजेपी तो आती ही नहीं, बीजेपी के पास तो इश्यूज होते ही नहीं, उल्टे पुल्टे इश्यूज बात करती है। मुझे एक दूसरी चीज जो लगी कि, मतलब मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि ये बात इंपॉर्टेंट थी। अरविंद केजरीवाल अगर आरएसएस को इलेक्शन के ठीक बीच में चिट्ठी लिखते हैं कि भाई आप बीजेपी को ठीक करिए और देखिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, तो उसका जो जो गूंज है वो ऐसा लगता है कि दो भाइयों में लड़ाई है, और जो छोटा भाई है वो बड़े पापा को चिट्ठी लिख रहा है कि देखिए देखिए पापा, मेरे बड़े भैया ने ये किया तो बड़े भैया को जरा ठीक करिए। I don't find what provoked Mr. Arvind Kejriwal to write that letter. भाई वो इंडिया गठबंधन में लिखते, बाकी लोगों को लिखते तो समझ में आता है। दूसरा यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ रहा है, मैं देश को बचाने के लिए। देखिए एक चीज ये समझनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनका देश दिल्ली तक ही सीमित है, उनके पास देश के आगे नहीं है। अरविंद केजरीवाल का पास्ट रिकॉर्ड भी देख ले, उनके लिए देश, वो गुप्ता ब्रदर्स, वो जिस तरह से राज्यसभा की सीटें बांटते हैं, उनमें और मायावती जी में बहुत समानता मुझे दिखाई देती है जब वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा का करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि
पहली बार कल राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने कुछ मुद्दों की बात की, उन्होंने पोल्यूशन की बात की जो इंपॉर्टेंट है और करप्शन की बात की, और बाकी जो उनके 2-3 मुद्दे हैं जिसको वो किसी भी कीमत पे छोड़ने को नहीं तैयार हैं और वो इस हद तक उसके साथ आइडेंटिफाइड है, उनका बार बार ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहना है कि अगर मैं कांग्रेस में अकेला भी रह जाऊंगा तो जाति जनगणना, दूसरा संविधान को बचाना, और तीसरा अडानी जी को एक्सपोज करना, ये तीनों को वो छोड़ने को नहीं तैयार है। नो, अरविंद केजरीवाल 2-3 मामलों में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो साइलेंट है। जब सीए एनआरसी का, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पिछला इलेक्शन जब हुआ था तो अरविंद केजरीवाल को ठीक से सीलमपुर जैसे एरिया में उनके कैंडिडेट को 56% वोट मिले थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने सीए एनआरसी के समय ऐसी चुप्पी साध ली थी, वो एक बार भी ये नहीं लगा कि वो कहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको ये था कि मेरे हिंदू वोट गड़बड़ हो जाएंगे। दूसरा जो मुझे लगता है जिसको मैं पाप की श्रेणी में रखता हूं, इस देश का कोई भी अगर पॉलिटिशियन वो काम कर रहा है तो वो पाप की श्रेणी में, वो है किसानों के आंदोलन के समय वो खड़े नहीं हुए थे। मतलब मेरी बात स्पष्ट है कि जो आज की तारीख में किसान के साथ नहीं खड़ा है वो फिर देश के साथ नहीं खड़ा, उसको कोई हक नहीं है कहने का कि देश और ये सब बातें। मैंने कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसा एक्शन जो किसानों के साथ खड़े मैंने कम से कम नहीं देखा है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तो ये भी एक इस पे भी उनको जवाब देना होगा। अब बात कर ले जरा, जो आपने कहा ना कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये तो मतदाता और दर्शक डिसाइड करेंगे कि आज तक बी टीम के रूप में कौन खेला है। मैं सिर्फ 2 दलों को इस देश में मानता हूं कि जिसने कभी बीजेपी के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ, आरएसएस की विचारधारा के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया है, उसमें एक कांग्रेस है और दूसरी आरजेडी है, लालू जी वाली। उन्होंने कभी भी उनके साथ नहीं गए, नहीं तो बाकी सब लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक अजीब सी स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास, मेरे हिसाब से कांग्रेस की प्रायोरिटी 2029 का इलेक्शन है। 99 सीटें उनके पास ऑलरेडी हैं। अब उनको क्या करना है? अब उनको ये जो इंडिया गठबंधन में एक और चर्चा चल रही है, जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी उठा रही है, मतलब सारे लोग उठा रहे हैं कि जब आप राष्ट्रीय इलेक्शन और प्रदेश का इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एडजस्टमेंट करते हैं, आपका एडजस्टमेंट होता है कि भाई हम ये सीट हम लड़ेंगे, वो सीट आप लड़ेंगे, और उस एडजस्टमेंट के चलते आपके कुछ प्रभाव क्षेत्र कम हो जाते हैं। वैसे तो आप पूरे, मान लीजिए दिल्ली की 70 सीट पे आप लड़ते, अब आप अगर एडजस्टमेंट में आ रहे हैं, इस बार भी हुआ जो एमपी वाला इलेक्शन था 2024 का, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस 5 सीटों पे सेकंड रही थी और 2 पे आम आदमी पार्टी सेकंड थी, दिल्ली की 7 सीटों में लोकसभा की। लेकिन चूंकि सीट एडजस्टमेंट हुआ तो कांग्रेस 3 ही सीट पे लड़ी, तो उसका कम से कम वो जो 2 सीटें जहां पे वो सेकंड रही थी वो प्रभाव क्षेत्र में वो लड़ी ही नहीं, उसकी प्रेजेंस नहीं थी। तो ये जो है ना कि संगठन नहीं मजबूत है, यानी ये दे गो हैंड इन हैंड। इलेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एनी संगठन। वो लोग फिर चाक चौबंद होते हैं, लोग फिर इलेक्शन के बोर्ड में आते हैं, तो कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल में जरूरी है कि वो सारे इलेक्शंस लड़े 2029 तक, और अगर वो 2029 तक लड़ रही है तो इसमें उसकी कांग्रेस पर से को जरूर फायदा होगा। एक बात मैं और कहूं कि ये जो माना जा रहा है कि कांग्रेस के खड़े होने से केवल और केवल आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, मैं इससे थोड़ा अलग राय रखता हूं। कांग्रेस के खड़े होने से ये जरूर है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के पीछे जो अल्पसंख्यक वोटर हैं वो शायद कांग्रेस के साथ ज्यादा खड़े होंगे, शायद मेजॉरिटी उधर से मूव कर सकती है। लेकिन इसके सामने जो ओबीसी और दलित वोटर है जो बीजेपी के साथ अलाइंड है, इस बार जैसा कांग्रेस ने अपनी पोजीशन ली है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। और वो कल राहुल गांधी ने कहा भी कि भाई अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं जाति जनगणना की बात करेंगे, कि अगर उनकी सरकार आ गई तो जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे में बीजेपी का वो वोट जो बीजेपी के साथ अलाइंड है, जो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को नहीं आता, वो मूव कर सकता है कांग्रेस में। तो अब ये तो उसके बाद ही कांग्रेस को 4% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 40% वोट नहीं मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो भी वोट बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, उसमें डिबेट हो सकती है, कोई कहेगा 5% होंगे, कोई कहेगा
20% होंगे। लेकिन वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि कांग्रेस ने डेड किसको ज्यादा किया, आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी को। लेकिन अभी से ये कह देना कि वो केवल आम आदमी पार्टी का नुकसान कर रही है, मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। अजय। आनंद, एक टिप्पणी उस पर भी चाहूंगा, जो ये सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी ने उछाला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कल के 2026 करोड़ का सीएजी ने बोला है। हालांकि कोर्ट में कुछ ऐसा प्रूव नहीं हुआ, तो अब ये एक और नया वो चल गया है दिल्ली में। तो ये मेरे ख्याल में जी जी, सॉरी सॉरी, हाँ, कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैं बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा अजय ये मानना है कि ये जो बीजेपी के तथाकथित अपॉइंटीज होते हैं, वो अपने हिसाब से सीएजी की रिपोर्ट करते हैं। वो सबसे बड़ा उदाहरण विनोद राय थे, एक कैग के पद में बैठा हुआ विनोद राय, जिन्होंने षड्यंत्र करके, मैं तो ये आरोप लगा, षड्यंत्र करके एक झूठी रिपोर्ट दी। और आपने कभी सुना है कि नोशनल लॉस की बात करते हैं? उन्होंने एक नोशनल लॉस कर दिया 2.25 लाख करोड़ का, एंड ही वाज रिवॉर्डेड। पूरा भर भर के उनके, जिसको कहते हैं ना, भर भर के टेम्पो के तरह उनको रिवॉर्ड मिला गया उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई। उसी तरह से कैग का, मैं इसलिए कैग की बात कह रहा हूं, अगर आपको याद हो, अभी 1-1.5 साल पहले जरा नितिन गडकरी जी को ठीक करना था, वो उनको लग रहा था कि इनके पर ज्यादा निकल रहे हैं, तो एक नितिन गडकरी का केस शुरू करवा दिया था। तो ये बिल्कुल ठीक से प्रायोजित होता है। जो जो अधिकारी वहां बैठे हैं उसमें से एक समय, अभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक समय तो इनके बिल्कुल खासम खास इनके साथ गुजरात में काम किए हुए सज्जन वहां बैठ के उसको हैंडल कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कैग की रिपोर्ट में ये बीजेपी का एक है कि कुछ उछाल दो और दूसरे को इतनी गाली दो, अपना अच्छा मत बताओ लेकिन दूसरे को जरूर गाली दे दे कि ये बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है। पर इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे हिसाब से। ये आनंद, लास्ट इशू फॉर द डे, मैं बात करूंगा एस जयशंकर के बारे में। ये जा रहे हैं अब ट्रम्प के इनॉग्रेशन में 20 जनवरी को, और पिछले दिन काफी ये सोशल मीडिया पर चल रहा था कि ये पहले गए थे यूएस और मोदी जी के लिए इनविटेशन मांगने, और ट्रम्प ने दिया नहीं है इनविटेशन। और अब ये बात हो रही है कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं, वो जयशंकर को भेज रहे हैं, जो कि शायद गलत रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई किसी को ये गलतफहमी हो कि मोदी जी को बुलाया जाए और वो ना जाए, ये भाई साहब 6-7 दिन ये अमेरिका में पड़े रहे, अभी तक नहीं पता किस लिए गए थे। ये सर्वविदित है कि पास के चक्कर में गए थे। अब एक जांच जरूर हो जानी चाहिए कि एस जयशंकर साहब ने ये तो काम नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत होता है। मैं आपको पॉलिटिक्स में बता दूं, अजय से कहा जाता है कि यार मुझे एक टिकट चाहिए, जरा मेरी पैरवी कर दो। तो अजय का कोई जानने वाला होता है, तो जब अंदर जाते हैं तो वो पैरवी करते हैं कि साहब उनको मत बुलाइए, देखिए मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। तो ये एस जयशंकर साहब ने अपना पास तो नहीं कर दिया इनका कटवा के, क्योंकि ही इज केपेबल। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? तो ये मुझे एक इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई देखिए, एक पास की बात थी, डेस्परेशन था, वो बिल्कुल सर्वविदित था। हमारे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सूट वूट भी नया सिलवा लिया गया था, और उसके बाद नहीं बुलाया गया है। तो मुझे तो इसमें एक ये लगता है कि एस जयशंकर साहब ने अपने पास के लिए ज्यादा जोर डाल दिया, अपना पास तो सिक्योर कर लिया और बॉस का पास गड़बड़ा दिया। ये सर्वविदित है कि मोदी जी, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रम्प जी आके क्या क्या हरकत करते हैं, क्योंकि वो जो पहले था ना कि वो बहुत ही मोदी जी के दोस्त हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि दोस्त दोस्त न रहा। वो एक है ना गाना कि दोस्त दोस्त न रहा। हाँ, तो वो दोस्त दोस्त तो न रहा, अब दोस्त तो नहीं रहा है। वो शपथ लेने के बाद क्या क्या करते हैं ये देखना होगा हम सब लोगों को। अजय। आनंद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग आपके कमेंट्स हमेशा रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय।